हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लासेस होगी रिटायरमेंट बेनिफिट पे प्रैक्टिकल का। हमने अभी थ्योरेटिकल किया। थ्योरेटिकल में अभी हमने क्या किया था, एक तो पेंशन किया था। पेंशन के बाद ग्रेजुएटी कंप्लीट की थी, और ग्रेजुएटी के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट में लिव इनकैशमेंट हुआ था। लिव इनकैशमेंट एक्चुअल में ड्यूरिंग द सर्विस भी होता है और ड्यूरिंग रिटायरमेंट होता है। तो ड्यूरिंग सर्विस में तो पूरा ही टैक्सेबल होता है, तो उसमें तो कुछ खास कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिटायरमेंट में मेन रिक्वायरमेंट होती है। साथ में हमने वीआरएस और कंपनसेशन भी देखा था। चलिए आज फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करें उसका। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके, क्लियर है। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करें फिर, या यस। कोई कोई क्वेरी हो तो बताइए। नो। तो चलिए, ये एक्सेल शीट है, विजिबल है सबको? सर। ठीक है ना? यस सर। या थोड़ा और जूम करूं? नहीं सर, सही है। ठीक है ना? अब देखिए, फर्स्ट हम अभी कुछ अजम्पशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी पर्सन है, उसकी सैलरी हमने कैलकुलेट की है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, मतलब अप्रैल 22 से जनवरी मार्च 23 तक। उसमें देखिए हमने क्या लिया है, एक तो बेसिक लिया है। पर मंथ हमने बेसिक कैलकुलेशन किया है 12 मंथ की। एक हमने डीए लिया है, ठीक है। फिर उसका टोटल आ गया। तो अभी हमने यही माना है कि सैलरी की डेफिनेशन में बेसिक एंड डीए ही है। मतलब हम जहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे सैलरी की, उसमें बेसिक और डीए ही कैलकुलेशन में रहेगा। वो हमने पर मंथ हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, फिर लास्ट में इसका टोटल आ गया। तो ये हमारी होगी सैलरी। उसके बाद हमने ये मान लिया है कि उसकी ज्वाइनिंग हुई थी पर्सन की फेब्रुवरी 90 में, 1990 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, और उसका रिटायरमेंट हुआ था फरवरी 23 में। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस होगी उसकी 33 ईयर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस है, हमको कई जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। तो हमने क्या मान लिया कि सैलरी मान ली इसकी, फिर ज्वाइनिंग मंथ और रिटायरमेंट मंथ मान लिया, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस 33 मान ली। ठीक है, ये सबका सेम रहेगा। चलिए अब हम ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन में हमने देखिए क्या किया था। ये देखिए, जो ग्रेजुएटी है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो तो फुली एग्जाम्ड थी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए अगर मान लो टाइप ऑफ एम्प्लॉय, अगर टाइप ऑफ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अगर उसको 25 लाख ग्रेजुएटी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसकी देखिए एग्जाम्शन कितनी आ जाएगी, उसकी पूरी एग्जाम्शन आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पूरी टैक्स फ्री है। और टैक्सेबल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए अब हम अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की देखते हैं। ये देखिए, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखिए हमने क्या किया था। हमने टू पार्ट में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था कि अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है, और सेकंड पार्ट था कि ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है तो इसमें देखिए कुछ लिमिट थी कि 10 लाख, जो हमने बाद में चेंज करके 20 लाख कर दिया था, और उसके बाद एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव और 15/26 करके कैलकुलेशन थी। तो चलिए उस कैलकुलेशन में चलते हैं। फर्स्ट हम मान रहे हैं कि ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है, मतलब कवर हो रहा है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अभी हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे। ग्रेजुएटी एक्ट क्या है, इस पर अप्लीकेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए उसको वही 25 लैक्स इसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव हो रहा है ग्रेजुएटी। उसके बाद देखिए हमने देखिए कि यहाँ पर नंबर लिखा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये क्यों लिखा है? देखिए यहाँ पर A, B और C है ना, मतलब कि 3 कंडीशन है इसमें, और 3 कंडीशन में जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा
वो एग्जाम्पशन हो जाएगा। तो हमको तीनों कंडीशन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो तीनों कंडीशन में देखिए, फर्स्ट तो पहले से ही एग्जांपल दे रखा है कि 25 लाख रुपीज़ उसको रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट हमने ले लिया रिसीव अमाउंट कितना है, 25 लाख। यहाँ पर 25 लाख रुपीज़ रिसीव हो गया उसको। तो हमारा एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव आ गया ना, ए पार्ट आ गया, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव 25 लैक्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड पॉइंट में देखिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले हमको 15/26 हमारे फॉर्मूले में आएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया 15/26। तो 15/26 कितना बना, 0.577 बना। ठीक है, हमने फॉर्मूले में पहले ही पुट कर दिया एक्सेल में। तो हमारा ये भी आ गया। उसके बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट मंथ उसने कितनी सैलरी मिली है। ठीक है, अब लास्ट मंथ कौन सा माना जाएगा, जिस मंथ वो रिटायर हो रहा है उसके पिछला पिछला महीना। तो ये फरवरी 23 में रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो फरवरी 23 में अगर रिटायर हो रहा है, देखिए फरवरी 23 में अगर रिटायर हुआ है तो हमको जनवरी 23 की इसकी सैलरी लेनी पड़ेगी। तो जनवरी 23 की सैलरी कितनी है इसकी, 81,250। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी 81,250। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मूले में क्या है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो इसकी नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितनी है, ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस हमने अज्यूम की थी 33 ईयर्स। तो हमने 33 ईयर्स भी यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, सर 15/26 का क्या मतलब है? ये कैलकुलेशन में आएगा ओके। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए ये सैलरी मल्टीप्लाई 0.577 मल्टीप्लाई 33, तो हमारे कैलकुलेशन आ जाएगी। ये देखिए आप फॉर्मूले में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला कैसे बना है, F15 क्या है, सैलरी आ गई इसकी। उसके बाद G15 है इसका 15/26 आ गया, जो 0.577 बना। और साथ में इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस आ गई। इन तीनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो एक अमाउंट आ गया हमारे पास 15,47,000। ठीक है, तो हमारे पास एक अमाउंट निकल के आ गया, ये वाला बी वाला अमाउंट निकल के आ गया हमारे पास। और एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव हमारे पास थी। और लास्ट में लिमिट है इसकी 20 लाख, इसकी लिमिट है 20 लाख। ठीक है, अब रूल क्या कहता है कि जो भी मिनिमम होगा उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो मिनिमम कौन सा है, ये 15 लाख मिनिमम है। तो 15 लाख रुपीज हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो फिर टैक्सेबल कितना होगा, ये देखिए 25 लैक्स माइनस एग्जाम्प्टेड वैल्यू जो 15 लाख है। तो टोटल हमारा एग्जाम्पशन हो जाएगा 9,52,000। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें किसी को डाउट है? और 1/2 का मतलब क्या है? मतलब हाफ से भी कर सकते हैं? है जी, 15/26 की बजाय 1/2 से भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, 1/2 हमारा सेकंड केस में आएगा, जब जब ओके। हमारा ये ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ठीक है, ठीक है है, ना, समझ गया। ओके। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पोर्शन हमारा आता है ग्रेजुएटी में कि अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, फिर देखिए क्या कैलकुलेशन बैठती है। उस वाले केस में मान लीजिए रिसीव हमारे पास 25 लाख रुपीज़ हुई है ग्रेजुएटी। अब इस वाले केस में देखिए सैलरी, उस वाले केस में हमने सैलरी कैसे ली थी, लास्ट वाले केस में कैसे ली थी कि जिस मंथ वो रिटायर हो रहा है उसका प्रीवियस मंथ कौन सा है उसकी हमने सैलरी ले ली थी। बट इस वाले केस में देखिए क्या किया हमने, इस वाले केस में जो हमारा लास्ट 10 मंथ है, लास्ट 10 मंथ है, जिस मंथ रिटायरमेंट हुआ है उसके पिछले जो 10 महीने हैं उसका एवरेज ले लेना है। तो देखिए आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं, लास्ट 10 मंथ का हमने एवरेज ले लिया। आप फॉर्मूले में भी चेक कर सकते हैं, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो हमारे पास 10 मंथ का एवरेज आ गया सैलरी का।
जो यहाँ देख सकते हैं, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ। ठीक है, तो 10 मंथ की एवरेज सैलरी आ गई हमारे पास। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/2, मतलब हाफ कर देना है इसका। तो 1/2 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 0.5 आ गया। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस ये सेम रहेगा। उसके बाद देखिए क्या कैलकुलेशन रहती है, तो सैलरी इंटू 1/2 इंटू 33, तो हमारे पास एक अमाउंट आ गया 11,76,000। और लिमिट इसकी सेम है, तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा है, 11,76,000। तो बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस टैक्सेबल हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, ये भी सिंपल ही था। हम्म, बस हमको एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के हिसाब से हमको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ग्रेजुएटी का हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। तो ग्रेजुएटी वाले में देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में अगर ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल है तो हमको क्या डिफरेंस ले लेना है, जो 1 मंथ की सैलरी ले लेनी है और 15/26 कर देना है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो 10 मंथ की सैलरी लेनी है एवरेज, और हाफ कर देना उसको, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो वो एक कैलकुलेशन आ गई। और साथ में हमारी लिमिट है 20 लाख की, कि 20 लाख से ज़्यादा हमें एग्जामेशन नहीं मिल सकता। और हमारे पास रिसीव कितनी हुई है, 25 लाख। तो 25 लैक्स में इन तीनों में जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम हमारा हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं पेंशन। ग्रेजुएटी में कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। चलिए, अब पेंशन देखिए। पेंशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो पीरियोडिकल्स, मतलब कि पर मंथ जो हमको मिलती है पेंशन। ठीक है, तो जो पेंशन हमको पर मंथ मिलती है रिटायरमेंट के बाद, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पूरी की पूरी टैक्सेबल है। तो अगर मान लो कोई भी पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको 10,000 पर मंथ अगर पेंशन मिल रही है, तो देखिए पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 इंटू 12, तो पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट उसका 1,20,000 आ गया। ऐसे ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, अगर उसको भी 10,000 मिल रहा है तो 1,20,000 पूरे ईयर का उसका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पशन उसकी जीरो है। अगर मान लो कंपोजिट अमाउंट मिलता है, कंपोजिट अमाउंट मतलब कि एक साथ अमाउंट मिलता है कोई रिटायरमेंट के टाइम पे, तब देखिए, तब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो मैंने पहले ही बताया था, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो जो भी अगर रिसीव हो रहा है, अगर मान लो 27 लैक्स उसको रिसीव हो रहा है, तो उसका एग्जाम्प्ट अमाउंट 27 लैक्स आ जाएगा। तो टैक्सेबल हो गया जीरो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या था, फुल्ली एग्जाम्प्ट है कंप्यूटेड पेंशन में। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या हुआ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर ग्रेजुएटी रिसीव होती है या ग्रेजुएटी रिसीव नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट के केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखिए, अगर ग्रेजुएटी उसकी रिसीव हो रही है, अगर उसकी ग्रेजुएटी रिसीव है, तब क्या कैलकुलेशन होगी। उस वाले केस में देखिए, उसको अगर 27 लाख रुपीज़ रिसीव होता है, एक हमारे पास ये लिमिट आ गई। उसके बाद सेकंड लिमिट हमारी क्या है, हमको इसको 1/3 कर देना है। ठीक है, तो हमारा 1/3 हमने कर दिया, 27 लैक्स को हमने 1/3 कर दिया। 1/3 कैसे होगा, 1/3। तो जो भी अमाउंट आया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इसका एग्जाम्प्ट हो गया डायरेक्ट। तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, मतलब कि 2/3 जो है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया। और अगर मान लो अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं होती है इसको, मान लिया उसको ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रही है, तब क्या होगा, तब उसका 50% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो अगर 27 लैक्स उसको मिल रहा है, तो उसको कैलकुलेशन में देखिए उसका हाफ है, वो कैलकुलेशन में आ गया।
और जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या सीधे सीधा हम बोल सकते हैं कि हाफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा या वन थर्ड एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इसमें तो मतलब ये सिंपल ही था कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का तो टैक्स फ्री है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मान लो ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल है तो वन थर्ड कर देना है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, या नहीं ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं, ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है, तो अगर उसको ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है तो वन थर्ड हो जाएगा एग्जाम्प्ट, और अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रही है तो हाफ हो जाएगा एग्जाम्प्ट। जो हमने यही किया था, 27 लाख का वन थर्ड यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो रहा है, और इस वाले केस में हाफ एग्जाम्प्ट हो रहा है। अब देखिए लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट देखिए, लीव इनकैशमेंट में हमारे टू सिचुएशन हो सकती है। अगर लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है कि रिटायरमेंट नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द सर्विस उसको मिला है, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ओके। इससे पहले लीव इनकैशमेंट की एग्जाम्पशन से पहले हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस है, मान लीजिए उसकी लीव बैलेंस है 100, कि 100 लीव पड़ी है उसके पास, और उसमें से इनकैसेबल है 80, मतलब कि 100 में से 80 ही वो पैसे रिसीव कर सकता है या इनकैसेबल है। अगर वो चाहता है कि नहीं 80 में से मुझे 50 को इनकैश करना है, ठीक है, मुझे इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कि 50 से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, और अगर उसकी लास्ट मंथ की सैलरी 62,500 है, मान लिया उसकी लास्ट मंथ की सैलरी 65,500 है, तो देखिए ये जो 62,500 है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 30 से, तो वन डे की उसकी सैलरी आ गई, कैलकुलेट हो गई, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो इनकेस कराना चाह रहा है, जितने दिन का वो इनकेस कराना चाह रहा है उतने दिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 62,500 को हमने 30 से डिवाइड किया, तो वन डे की सैलरी आ गई, और उसको हमको कितने डे का करना है, 50 डे का करना है, तो 50 डे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको 1,04,000 उसको वो लीव इनकैशमेंट मिल गया ड्यूरिंग द सर्विस, और उसके बाद उसमें से जो भी टैक्स कटेगा वो कट जाएगा। अब सेकंड केस में अगर लीव इनकैशमेंट हमको कैलकुलेट करना है रिटायरमेंट के केस में, तो रिटायरमेंट के केस में देखिए लीव बैलेंस मान लो उसका 300 है, और इनकैसेबल 200 ही है, ठीक है, और देखिए 50 वो पहले ही ले चुका है, तो बैलेंस कितना बच गया, 150, 150 बैलेंस बच गया। अब लास्ट मंथ की सैलरी मान लो यही मान ली कि 62,500 है उसकी, सेम सैलरी मान ली हमने, तो इस वाले केस में भी हम यही करेंगे 62,500, ठीक है, और उसको 30 से डिवाइड करेंगे, तो वन डे की सैलरी आ गई, और उसको जो भी हमको जितने भी डेज का इनकेसमेंट करना है, तो 150 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल उसका इनकेसमेंट आ गया 3,12,500। अब इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर लेंगे। इसमें कोई डाउट था? मनीष जी? नो सर। ठीक नो है ना, सर। ये तो सिंपल था। अब देखिए अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है उसको, अब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अब मान लो उसको ड्यूरिंग द सर्विस कितना मिला था, 1,04,000 मिला था, तो 1,04,000 उसको मिल गया, नॉन गवर्नमेंट वाले को भी मिल गया, तो दोनों के केस में एग्जाम्पशन जीरो है, दोनों के केस में एग्जाम्पशन उसकी जीरो है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कोई भी टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर मिलता है तो गवर्नमेंट वाले को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन है पूरी, 100% एग्जाम्पशन है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर इनकैशमेंट ऑफ द क्यूमुलेटेड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर कोई लीव मिल रही है उसको, इनकैशमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पर पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल आ गया जीरो। अब देखिए ये है मेन कैलकुलेशन कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा है तब क्या होगा। इसके लिए देखिए A B C D हमको चार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
तो फर्स्ट कैलकुलेशन में तो यही है कि एक्चुअल रिसीव कितना हो रहा है। तो एक्चुअल रिसीव देखिए कितना हुआ था, 3,12,500 हुआ था। तो फर्स्ट अमाउंट तो हमारे पास आ गया, इसमें लिखा ना अमाउंट एक्चुअली रिसीव। उसके बाद सेकंड है 3 लाख रुपीज़ की लिमिट है इसकी। तो यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट में 3 लाख की लिमिट कर दी कि इससे ज़्यादा हमको नहीं मिल सकता। उसके बाद एवरेज सैलरी और मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, तो इसकी एवरेज सैलरी देखिए, इसकी एवरेज सैलरी जो आई थी यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी, ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है इसमें। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट की थी ग्रेजुएटी के केस में वही सेम हमने ले ली यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किया 10 से। यहाँ पर कैलकुलेशन में ना 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारे पास एक सेकेंड अमाउंट भी आ गया। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी और मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास सेकेंड अमाउंट भी आ गया। फिर करना है थर्ड अमाउंट। थर्ड अमाउंट में हमको एवरेज सैलरी ले लेनी है, अभी लिया था हमने एवरेज सैलरी। उसके बाद बैलेंस लीव कितनी बच रही है, बैलेंस लीव देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था अभी, ये वाली बैलेंस लीव 150। तो बैलेंस लीव हमारी आ गई 150। अब देखिए कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी एवरेज सैलरी थी वो 1 मंथ की थी, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, क्योंकि हमारे हमको डेज में कैलकुलेशन करनी है। तो जो मंथली सैलरी थी एवरेज सैलरी थी उसको हम डिवाइड करेंगे 30 से। 150 से क्यों? ये एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं है, इसमें लिखा ओके ना, इसमें लिखा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब टोटल सर्विस, मतलब कि ओके जितनी भी उसकी इनकैसेबल है टोटल, वो माइनस करना है लीव अवेल्ड, कितनी लीव उसने अवेल कर लिया, तो इसका ओके मतलब बैलेंस लीव आ गई वो। ठीक तो बैलेंस लीव हमारी 150 है, तो 150 को हमको मल्टीप्लाई करना है डेली 1 डे की एवरेज सैलरी से। तो 1 डे की एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, टोटल मंथ की एवरेज सैलरी थी हमारे पास और उसको हमने डिवाइड कर दिया 30 से और इंटू 150, तो हमारी कैलकुलेशन आ गई है। अब देखिए, तो हमारे पास देखिए 4 कैलकुलेशन हो गई। तो इसमें देखिए मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 3 लाख है, तो मिनिमम जो भी 3 लाख है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 3 लाख। तो टैक्सेबल हमारा हो गया 3,12,500 माइनस 3 लाख इक्वल टू 12,500। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए, एक हमारे पास हमने देखा था कंपनसेशन, अगर उसको कंपनसेशन भी रिसीव हो रहा है, ठीक है, अगर उसको कंपनसेशन भी रिसीव हो रहा है, तो देखिए इसमें भी 3 लिमिट है। एक तो अमाउंट रिसीव और फिर टोटल लिमिट है 5 लाख की। तो अमाउंट रिसीव मान लिया हमने 6 लाख है और टोटल लिमिट उसकी है 5 लाख की, मतलब मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है, और मान लिया हमने कि रिसीव उसको 6 लाख हो रहा है। तो हमारे पास 1 और 3 अमाउंट आ गया है। अब हमको सेकंड वाला अमाउंट निकालना है, ठीक है, ये वाला अमाउंट निकालना है। तो ये अमाउंट कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए 15/26 जो हमने ग्रेजुएटी में देखा था वो सेम अमाउंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 15/26 मतलब हमने ये निकाल लिया 0.577। उसके बाद एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ है इसमें, पहले 10 मंथ था या लास्ट मंथ था, बट इसमें देखो लास्ट 3 मंथ है ओनली। तो लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी हमको निकाल लेनी है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ये देखिए, जिस मंथ रिटायरमेंट हुआ था उससे लास्ट 3 मंथ की एवरेज सैलरी हमने निकाल ली, और ये फॉर्मूला था 0.577। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इसमें ना इंटू कर देना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 33 था, 33 ठीक है। ठीक है। तो वही हमको बस मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज सैलरी इंटू 15/26 एंड इंटू 33, ठीक है। तो हमारे पास 3 अमाउंट आ गए, 6 लाख, 15 लाख
और एक 5 लाख। तो मिनिमम अमाउंट कितना है 5 लाख, तो 5 लाख उनको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 6 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है। हमको तो बस जो भी हमको जो भी लिमिट दे रखी है वो हमको अमाउंट पुट करते जाना है। उसके बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर मान लो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर कोई एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो उसको 10 लाख रुपीज़ मिला है, वन टाइम 10 लाख रुपीज़ मिल गया, ठीक है, तो उसको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, ये देखिए उसमें देखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव और वही अपर लिमिट है 5 लाख, तो टू लिमिट हमारे पास आ गई, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ उसको मिला था, और थर्ड क्या था 5 लाख रुपीज़ जो अपर लिमिट है। फिर हमको कैलकुलेट करना है ये सेकंड वाला। अब देखिए इसमें दो कैलकुलेशन है, इसमें दोनों कैलकुलेशन में जो भी हायर अमाउंट होगा, ठीक है, वो इसमें पुट हो जाएगा। तो दोनों कैलकुलेशन में देखिए पहले हम ये मान रहे हैं कि कैलकुलेशन वन मतलब सेकंड की कैलकुलेशन ए और सेकंड की कैलकुलेशन बी, और ए और बी में जो भी हायर होगा वो सी में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सेकंड का ए निकालते हैं। तो सेकंड का ए निकालने के लिए देखिए क्या लिखा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, ये देखिए फरवरी में रिटायर हुआ था, तो लास्ट मंथ की सैलरी थी ये 81,250, और इंटू 3 कर देना है, तो इंटू 3 कर दिया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस 33 था, ठीक है, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी आ गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस आ गया, और इंटू 3 हमने पहले कर दिया था। तो कैलकुलेशन हमारी आ गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ए पार्ट आ गया है, कैलकुलेट हो गया है। अब बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। अब बी पार्ट देखिए क्या है, बी पार्ट यही है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है। तो बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट कैसे निकलेगी, देखिए लास्ट मंथ ऑफ सैलरी यही आ गई सेम, उसके बाद बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट हमने मान लिया कि 36 ईयर ऑफ बैलेंस उसकी 36 मंथ, उसका मतलब 3 ईयर, उसका 3 ईयर पहले ही रिटायरमेंट से पहले ही वो वीआरएस ले रहा है, तो इसका मतलब 36 मंथ उसकी बैलेंस पीरियड ऑफ सर्विस रह गई है मंथ में, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मंथ की सैलरी, लास्ट मंथ की सैलरी, और इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। उसके बाद जो भी अमाउंट हायर होगा वो सी में आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें हायर अमाउंट ये है 80 लाख है, मतलब 29 लाख और 80 लाख में से 80 लाख हायर है। तो हमारे पास अब तीनों लिमिट आ गई है, ये देखिए दिस दिस एंड दिस। अब देखिए रिसीव हमको हुआ था 10 लाख रुपीज़, कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आया 80 लाख रुपीज़, और लिमिट हमारी थी 5 लाख रुपीज़ की, तो मैक्सिमम हमको 5 लाख रुपीज़ की एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो 10 लाख माइनस 5 लाख रुपीज़ एग्जाम्पशन, तो टैक्सेबल हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। एनी डाउट? हाँ सर। तो हमारा एक्चुअल में जो रिटायरमेंट में ग्रेजुटी, पेंशन और लीव इनकैशमेंट, वीआरएस और कंपनसेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो कल से हम वो स्टार्ट करेंगे पीएफ से रिलेटेड, पीएफ हाँ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कल। वही ना, पीएफ एंड सीआई। हाँ नहीं ईएसआई हम बाद में करेंगे, ओके ठीक। हाँ ठीक। क्योंकि ईएसआई का है वो इसमें नहीं आता ना, वो इनकम टैक्स में नहीं आता। चलिए कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। ओके चलो फिर एंड करते हैं। ओके थैंक थैंक्स अ यू। लॉट सर। ओके थैंक यू।